अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पर। हम लोग बात कर रहे हैं इंसानी निज़ाम हाज़मे की। और लास्ट लेक्चर में हमने जो इंसान का निज़ाम हाज़मा होता है उसमें डाइजेशन ऑफ फूड की बात किए थे। डाइजेशन ऑफ फूड हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा अमल अंजाम दिया जाता है। तो हमने पहले माउथ में देखे कि माउथ में किस तरह से डाइजेशन होता है। तो हमने वहाँ कहा कि वहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसमें दांत, जबान और लुआ ये तीनों मिलकर उस ग़िज़ा को टुकड़े करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको बोलस के फॉर्म में वो आगे पास करते हैं। बोलस ये जो सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड है, यानी फूड के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अभी पूरी तरह से लिक्विड नहीं बना, पूरी तरह से माय नहीं बना, वो फूड होता है। और वो फूड बोलस के फॉर्म में अब फेरिंग्स फेरिंग्स से एसोफेगस। तो हमने पढ़ा कि एसोफेगस में तो पेरिस्टासिस मूवमेंट होता है, जिसमें जो एसोफेगस होती है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के जरिए धीरे 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 जो फूड मटेरियल है उसको स्टमक के पास लेकर जाती है। फिर हमने स्टमक के अंदर पढ़ा कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में तो वहाँ पर 3 तरह के सेल होते हैं। एक म्यूकोजाल सेल होता है, एक ऑक्जेंटिक सेल होता है, एक चीफ सेल होता है, और इनके और भी नाम है। तो ये अपना इफराज करते हैं, ये अपना सिक्रेशन करते हैं, जिसकी मदद से ग़िज़ा को और ज़्यादा डाइजेस्ट किया जाता है, उसको और ज़्यादा तोड़ा जाता है और ब्रेक डाउन किया जाता है, और एक लिक्विड शक्ल बनती है, एक माए की शक्ल बनती है, जिसको काइम कहा जाता है। अब स्टमक के बाद हम बात कर रहे हैं छोटी आंत, यानी अब जो खाना है वो स्टमक से निकल के डियोडीनम के जरिए अब छोटी आंत के अंदर आ गया। तो अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो छोटी आंत में खाने का किस तरह से हाजमा किया जाता है, उसको किस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, आज उसको हम समझने वाले हैं। तो जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के उजलाती सतहों के जरिए, उजलाती सतहों के जरिए मतलब उसके अंदर जो मस्कुलर टिश्यूज है, जो मस्कुलर टिश्यूज उसके अंदर है, यानी जो मसल्स है, जो बाफ्तों वाली शक्ल है, तो उसकी सतहों के जरिए कई किस्म की हरकत पैदा होती है। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर बहुत अलग तरह की हरकतें होती है। तो ये जो हरकत है ये खाने को आंत में मुख्तलिफ अफराज से मिलाने में मदद करती है। और ये जो भी हरकतें है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आंत के अंदर जो भी मुख्तलिफ किस्म के इफराज होने वाले हैं, जो सीक्रीशंस होने वाले हैं, उनको खाने के साथ मिला दिया जाए, ताकि उस खाने का आगे चलकर और हाजमा हो और ब्रेकडाउन हो, उसके अंदर से और जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी तग़ज़िया है, हम वो हासिल कर सके। और इस तरह ग़िज़ा के हाजमे में क्या होती है? मदद मिलती है। यानी ग़िज़ा को हाजमे में क्या होती है? मदद मिलती है। इससे पहले भी मैंने लेक्चर में 2 मरतबा आपको बताया हूँ कि जो डाइजेशन का अमल होता है वो मैकेनिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। मैकेनिकी प्रोसेस भी वहां पर होता है और कीमियाई अमल भी वहां पर अंजाम दिया जाता है। इसी तरह से ये जो छोटी आंत है, इसके अंदर कीमियाई अमल अंजाम देने वाले जो केमिकल्स है, जो कीमियाई मादे है, वो कौन है? तो एक है जिसको कहा जाता है पित्त। ये जो पित्त है, इस पित्त को हम कहते हैं बाइल। पित्त को हम क्या कहते हैं? बाइल। दूसरा है जिसको कहा जाता है पैनक्रियाटिक रस। क्या कहा जाता है उसको? पैनक्रियाटिक रस। पैनक्रियाटिक रस, जिसको आसानी से कह सकते हैं पैनक्रियाटिक जूस। और तीसरा जिसको कहते हैं उसको कहते हैं आंत का रस। क्या कहते हैं उसको? आंत का रस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस। तो ये 3 तरह के मादे, पित्त, पैनक्रियाटिक रस और आंत का रस, ये तीनों को सिक्रीट किया जाता है, ये तीनों को रिलीज किया जाता है, इन तीनों को छोड़ा जाता है। कहाँ छोड़ा जाता है? इन तीनों को छोड़ा जाता है आंत के अंदर या छोटी आंत में। और छोटी आंत में भी स्पेशली ये सबका सिक्रीशन होता है। छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं? डियोडीनम। क्या कहते हैं जिसको हम? डियोडीनम। तो याद रखिए कि छोटी आंत के डियोडीनम में 3 केमिकल रिलीज होते हैं, 3 सिक्रीशन निकलते हैं। एक है पित्त,
एक है पैनक्रियाटिक जूस और एक है आंत का रस। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ये सवाल किए जाते हैं। ना एक और चीज जिसको याद रखना है वो क्या है कि जो पैनक्रियाटिक रस है या पैनक्रियाटिक जूस है और जो पित्त है, पैनक्रियाटिक जूस जो कहां से आएगा, पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है। और जो पित्त है, ये पित्त कहां से आएगा, पित्त आएगा गॉल ब्लैडर से। कहां से आएगा, गॉल ब्लैडर से। तो पैनक्रियाटिक रस और जो पित्त है ये हेपेटो पैनक्रियाटिक नली यानी एक कॉमन नली है। उस कॉमन नली का नाम क्या है, हेपेटो पैनक्रियाटिक नली के जरिए आता है। यानी डिओडिनम के अंदर अगर ये जो रस है पैनक्रियाटिक और बाइल यानी ये दोनों भी जो जूस है, ये दोनों जूस एक कॉमन डक्ट के जरिए, एक मुश्तरका नाली के जरिए वहां पर आते हैं। उस मुश्तरका नाली का नाम क्या है, उस मुश्तरका नाली का नाम है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब बच्चों मैं इस कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको पीछे ले चल रहा हूं कि किस तरह से ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट काम करती है। लास्ट लेक्चर में देखिए हम लोगों ने ये देखा था, तो ये है हेपेटिक डक्ट, ये है सिस्टिक डक्ट, यहाँ पर है पैनक्रियास, ठीक है। तो ये जो डक्ट आ रही है ये है हेपेटिक डक्ट। ये कौन सी डक्ट है, हेपेटिक डक्ट। और ये पैनक्रियास से निकलने वाली है पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो ये डक्ट और ये डक्ट, ये दोनों डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बना रहे हैं जो जाके कहाँ ओपन हो रही है, डिओडिनम में। तो जो भी छोटी आंत है, इस छोटी आंत के डिओडिनम में दो सिक्रीशन होते हैं। एक सिक्रीशन होता है जिसको हम कहते हैं बाइल और दूसरा सिक्रीशन होता है पैनक्रियाटिक जूस। तो वो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए और हेपेटिक जो बाइल है वो हेपेटिक डक्ट के जरिए, दोनों भी डक्ट यहाँ आके मिल जाते हैं और मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। उस कॉमन डक्ट का नाम क्या है, उस कॉमन डक्ट का नाम आपको याद रखना है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये, इससे पहले के लेक्चर में इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको आज नहीं समझ में आ रहा इस लेक्चर में तो वापस इसका वीडियो देखिए, LS3 में जाके आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉमन बात जिसको आपको याद रखना है वो क्या था, वो ये था कि जो पैनक्रियाटिक रस है और जो पित्त है यानी जो बाइल है वो एक हेपेटो पैनक्रियाटिक नाली के जरिए डिओडिनम में क्या होता है, छोड़ा जाता है ना। बच्चों यहाँ पर एक और चीज को जिसको हमको याद रखना है वो क्या है, वो ये है कि जो पैनक्रियाटिक रस है, जो पैनक्रियाटिक रस है, उस पैनक्रियाटिक रस के अंदर होते हैं गैर फ़ाल खामरे। क्या होते हैं, गैर फ़ाल खामरे। यानी ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर गैर फ़ाल खामरे होते हैं। खामरे मतलब इंजाइम्स, खामरे का मतलब क्या होता है, एंजाइम्स। और गैर फ़ाल का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम, गैर फ़ाल खामरे। यानी जो खामोशी से हमला करने वाले जो होते हैं, तो पहले खामोश होते हैं, जैसे उनको जगह मिलेंगे वो क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। तो इसी तरह से पैनक्रियाटिक जूस जो रस का इफराज करता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम है, उसके अंदर बहुत सारे खामरे हैं, बट वो सब के सब कैसे है, इनएक्टिव है। जब तक उनको हुक्म नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेंगे। उनको अभी हुक्म ये रहेगा कि अभी आप खामोश रहे, आप गैर फाल रहे, आप अभी कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए पैनक्रियाटिक रस के अंदर शुरुआत में जब वो आता है डिओडिनम के अंदर, तब उसके अंदर जितने भी एंजाइम है, जितने भी खामरे हैं, सब के सब कैसे है, गैर फाल खामरे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर गैर फाल खामरे होते हैं और वो गैर फाल खामरे क्या करेंगे, यहाँ पर वो कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये जो गैर फाल खामरे हैं उनमें कौन कौन है, तो उनमें एक खामरा है जिसको कहा जाता है ट्रिप्सिनोजन। क्या नाम है उसका, ट्रिप्सिनोजन। दूसरा है उसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। दूसरे खामरे का नाम क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। दूसरे का नाम क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन।
तीसरे का नाम है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तीसरे का नाम क्या है? प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। एक और है जिसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज हमने पहले माउथ में यानी सलाइवा में भी पढ़ा हुआ है ना, लोआबी अमाइलेज हमने वहां पर पढ़ा हुआ है। इसी तरह से लाइपेज, लाइपेज हमने माउथ में भी पढ़ा हुआ है, इंटेस्टाइन में भी पढ़ा हुआ है लाइपेज। और एक उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। एक और एंजाइम है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। तो ये एंजाइम्स के ग्रुप है, ये एंजाइम्स के ग्रुप है, ये खामेरों के ग्रुप है। ये सारे के सारे खामेरे कहाँ पर होते हैं? ये सारे के सारे खामेरे पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक रस के अंदर होते हैं। और सब के सब कैसी कंडीशन में होते हैं? इनएक्टिव, गैर फ़ाली कंडीशन। ठीक है, गैर फ़ाली कंडीशन में या हालत में होते हैं ना। ये पैनक्रियाटिक रस से जो निकलने वाले एंजाइम्स है, उनमें प्रोटियोलाइटिक खामरा काइम में मौजूद प्रोटीनेज, प्रोटियोज और पेप्टोन पर अमर अंगेज होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो पेप्सिनोजन होता है, तो पेप्सिन बनता है। पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। जैसे ही उसको HCl मिलता है तो वो पेप्सिन यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो प्रोटीन के ऊपर अटैक करता है। प्रोटीन को क्या करता है? वो प्रोटीनेज में, पेप्टोन्स में और प्रोटियोज में डिग्रेड करता है। अब इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे ये काम होगा, यानी यहाँ क्या होगा कि जो भी प्रोटीएज है, जो भी पेप्टोज है और जो भी प्रोटियोजेस है, उनके ऊपर अटैक कौन करेगा? उनके ऊपर अटैक करेगा ट्रिप्सिन एंजाइम, उसके ऊपर अटैक करेगा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम और उसके ऊपर अटैक कौन करेगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। और ये तीनों एंजाइम प्रोटीनेज, पेप्टोन्स और प्रोटियोज के ऊपर अटैक करके क्या बनाएंगे? डाइपेप्टाइड्स। क्या बनाएंगे? डाइपेप्टाइड्स। ये डाइपेप्टाइड्स का मतलब क्या होता है? डाइपेप्टाइड्स का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है 2 और पेप्टाइड मतलब जो प्रोटीन बनाने वाले हैं। तो ये दो पेप्टाइड जब मिलते हैं एक दूसरे से तो वो क्या बनाते हैं? डाइपेप्टाइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करता है? डाइपेप्टाइड। आपको याद होगा जब हमने हाजमा की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हाजमे की डेफिनेशन में हमने ये बात कहे थे कि कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स ग़िज़ा को सिंपल ग़िज़ा में कन्वर्ट करना है। सिंपल ग़िज़ा इतनी सिंपल, इतनी आसान कि वो इंटेस्टाइन के अंदर बहुत आसानी से क्या हो जाए? हजम हो जाए, जज्ब हो जाए। और जज्ब होके कहाँ पर मिक्स हो जाए? ब्लड के अंदर। इसलिए हमने पहले जो हमारे माउथ के अंदर जो भी निवाला रखा था उसको छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर उसको इस स्टमक में और थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा किया। अब हम इंटेस्टाइन में उसको और बारीक कर रहे हैं और इतने छोटे छोटे और इतने आसान और इतने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कि अब वो बहुत आसानी से कहाँ पर मिक्स हो जाएंगे? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर मिक्स होकर हमारे पूरे जिस्म को वो मुहैया किए जाएंगे। तो यहाँ बहुत आसान याद आपको क्या रखना है कि जो पैनक्रियाटिक रस है उससे निकलने वाले प्रोटियोलाइटिक खामरे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब वो एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। जो किसको तोड़ते हैं? प्रोटीन को तोड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन के बचे हुए हिस्से के ऊपर अटैक करेंगे और उसको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर एक और अमल होता है, वो क्या होता है कि काइम के अंदर, यानी हमने कहा था कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो फूड मटेरियल पूरा लिक्विड बन जाता है, पूरा पानी बन जाता है, पूरा माया बन जाता है, उसको हम काइम कहते हैं। तो काइम में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, अब काइम में क्या था? पहले काइम में पहले प्रोटीन को तोड़ा गया, अब किसकी बारी है? कार्बोहाइड्रेट। तो काइम में मौजूद कार्बोहाइड्रेट पेनक्रियाटिक अमाइलेज, किसके जरिए? पेनक्रियाटिक अमाइलेज के जरिए डाइसैकेराइड इसमें कन्वर्ट होगा, डाइसैकेराइड में तब्दील किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का एक आसान एग्जांपल स्टार्च है। हमने माउथ में भी स्टार्च की बात की थे। हमने कहा था कि माउथ के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है
और उस स्टार्च के ऊपर कौन अटैक करता है? अमाइलेज। और वो अमाइलेज उसको किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। लेकिन ये जो अमाइलेज, ये अमाइलेज कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज या लुआबी अमाइलेज। तो इसको याद रखना है। यहाँ पर कौन सा अमाइलेज है? ये अमाइलेज हमारा आंत वाला अमाइलेज है। या ये अमाइलेज कौन सा है? इंटेस्टिनल। कौन सा है? इंटेस्टिनल। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में इस पर सवाल पूछा जाता है कि जो स्टार्च है, जो पॉलीसेकेराइड है इंटेस्टाइन के अंदर, उसका डिग्राडेशन कौन करता है? वहां पर ऑप्शन में होता है अमाइलेज, उसके बाद होता है सलाइवरी अमाइलेज, उसके बाद होता है इंटेस्टिनल अमाइलेज। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटेस्टिनल अमाइलेज करेगा या सलाइवरी अमाइलेज करेगा या अमाइलेज करेगा। तो इसका आसान सा आंसर ये है कि वहां पर काम कौन करेगा? इंटेस्टिनल अमाइलेज। याद रखना है। तो इंटेस्टिनल अमाइलेज को किसमें ब्रेक डाउन कर देगा? डाइसेकेराइड। और यहाँ जो डाइसेकेराइड है वो कौन सी है? माल्टोस। कौन सी है? माल्टोस। इसी तरह से जो पित्त है, पित्त मतलब बाइल, पित्त मतलब बाइल। ये बाइल कहाँ से आ रहा है? ये बाइल हमको कहाँ से मिल रहा है? ये बाइल हमको मिल रहा है लीवर से। जो हमारा जिगर है, जिगर से क्या बन रहा है? बाइल। और ये बाइल कहाँ स्टोर करके रखा जाता है? इसको याद रखिए कि बाइल, पित्त बनता है लीवर में, बट इसको स्टोर करके रखा जाता है, इसको जमा करके रखा जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो क्या होता है कि जो पित्त है, पित्त की मदद से जो लाइपेज है, लाइपेज, लाइपेज खामरा चर्बी को तोड़कर डाई और मोनोग्लिसराइड बनाता है। पहले किसका ब्रेकडाउन हुआ? प्रोटीन का। बाद में किसका ब्रेकडाउन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। अब किसकी बारी है? अब बारी है चर्बी की। अब किसकी बारी है? चर्बी की, फैट की। तो चर्बी और फैट को तोड़ने का काम कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम कर रहा है यहाँ पर? लाइपेज एंजाइम। तो ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है? उसको तोड़ता है। यानी जो चर्बी है, उस चर्बी के ऊपर लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? अटैक करेगा और चर्बी को वो तोड़ेगा डाइग्लिसराइड में, और डाइग्लिसराइड से उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वो मोनोग्लिसराइड में। किस में कन्वर्ट कर देगा? मोनोग्लिसराइड। डाई मतलब दो और मोनो मतलब एक। तो इस तरह से चर्बी का भी ब्रेकडाउन हो गया, यानी चर्बी भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। आसानी से वो ब्लड के अंदर मिक्स होंगी, ब्लड के जरिए फिर वो पूरे बॉडी के अंदर क्या हो सकेंगी? फैल जाएंगी। ना बच्चों, एक और चीज याद रखना है कि यहाँ पर एक और काम होता है। वो काम क्या होता है? जो पेनक्रियाटिक रस है, उस पेनक्रियाटिक रस के अंदर मौजूद न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस ये एक और एंजाइम है। और ये न्यूक्लियाई तेजाब पर, न्यूक्लियाई तेजाब का मतलब क्या है? न्यूक्लियाई तेजाब का मतलब है न्यूक्लिक एसिड, यानी उसको उर्दू में न्यूक्लियाई एसिड की जगह क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? तेजाब। तो न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड हम किसको कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड के दो आसान से नाम है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मालूम होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। जिनको नहीं मालूम वो गौर से सुनिए कि न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है डीएनए को, और न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है आरएनए को। क्योंकि हमारे खाने के अंदर, यानी जो गोश्त मटेरियल, गोश्त खाएंगे हम या जो मीट हम खाएंगे, तो उसके अंदर क्या होते हैं? सेल होते हैं, उनके अंदर डीएनए होते हैं। यानी जितने भी सेल हम खा रहे हैं, गोश्त हो या प्लांट हो, हर जगह डीएनए और आरएनए होते हैं। तो ये डीएनए और आरएनए को भी क्या करना पड़ेगा? हजम करना पड़ेगा। तो डीएनए और आरएनए को हजम करने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको तोड़ने का काम कौन करेंगे? न्यूक्लियेजेस एंजाइम। ये न्यूक्लियेजेस एंजाइम क्या करते हैं? न्यूक्लियाई तेजाब पर अमल अंगेज होते हैं, यानी उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनके ऊपर रिएक्शन करते हैं, उनके ऊपर अमल करते हैं और उनको न्यूक्लियोटाइड्स इसमें कन्वर्ट करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड। जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे इससे पहले, जहां पर मैंने डीएनए और आरएनए पढ़ाया हुआ है, तो वो लोग इसको जल्दी से समझ जाएंगे। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आया तो आप वहां जाके डीएनए के स्ट्रक्चर को जरूर पढ़िए। बस यहाँ पर इतना याद रखिए कि जो पेनक्रियाटिक रस है उसके अंदर एक और एंजाइम है जिसका नाम है न्यूक्लियेजेस। ये न्यूक्लियेजेस किसके ऊपर अटैक करता है? न्यूक्लियाई तेजाब यानी न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। और जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो उसको तोड़ता है वो पहले न्यूक्लियोटाइड्स में, और उसके बाद तोड़ता है उनको न्यूक्लियोसाइड्स में।
तो ये न्यूक्लिक तेजाब है जिसके ऊपर न्यूक्लियस एंजाइम का अटैक हुआ, उसने उसको न्यूक्लियोटाइड्स में और न्यूक्लियोसाइड्स में ब्रेक डाउन किया। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स आगे चल के और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होंगे और ब्लड के अंदर उनको क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत आसान चीज आपको जो याद रखना है वो क्या है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये सारी रिएक्शंस है कि कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा तो प्रोटीन का क्या बनेगा, कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा तो क्या बनेगा, कौन सा एंजाइम है जो चर्बी के ऊपर अटैक करेगा तो चर्बी से क्या बनेगा। ये क्वेश्चंस है, ये सवालात है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि पैनक्रियाटिक जितने भी खामरे हैं, जितने भी एंजाइम्स है, उनकी कंडीशन कैसी होती है, तो उनकी कंडीशन इनएक्टिव होती है। कब तक, जब तक वो डिओडिनम में ना आ जाए। जैसे ही वो डिओडिनम में आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक्टिव। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। नाउ इसके बाद क्या होता है कि आंत रस के अंदर जो होता है, नहीं हमने पेनक्रियाटिक रस की बात करें, हमने पित्त की बात कर ली, बाइल की बात कर ली, अब है आंत रस। आंत रस में भी खामरे होते हैं। तो आंत रस में मौजूद खामरे मंदरजा बाला तामुलात के आखिरी महासिल यानी इन प्रोडक्ट पर अमल अंगेज होते हैं। यानी जो मंदरजा बाला यानी जो काम पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ने, पैनक्रियाटिक खामरे ने जो काम किए, उस काम के बाद आंत वाले एंजाइम्स, आंत वाले खामरे आएंगे और उनका जो इंड प्रोडक्ट था उसके ऊपर वो अटैक करेंगे। जैसा चर्बी का ब्रेकडाउन हुआ मोनोग्लिसराइड में और डाइग्लिसराइड में। अब मोनोग्लिसराइड से उसको और कन्वर्ट करना है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, तो वो काम कौन से एंजाइम करेंगे, कहाँ के एंजाइम करेंगे, कहाँ के खामरे करेंगे, वो आंत रस वाले खामरे करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये जैसा हम बोलते हैं ना फाइनल टच, किसी भी काम के आखिरी मरहले को तकमील तक पहुंचाने का जो होता है, तो ये जो फाइनल टच है, ये जो आखिरी मरहला है, इस पर काम कौन करते हैं, आंत रस वाले खामरे या आंत रस वाले एंजाइम्स। और वो क्या करते हैं, वो उस आखिरी मरहले में इन प्रोडक्ट को सादा और जज्ब हो जाने वाली अशिया में क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। और हजम के आखिरी मरहला, ये जो हजम का आखिरी मरहला यानी रस वाला, ये मराहिल छोटी आंत के म्यूकोजल इपिथीलियम के खलियों के बिल्कुल नजदीक वाक़ होता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि म्यूकोजल इपिथीलियम के खलिए, क्योंकि म्यूकोजल इपिथीलियम के खलिए क्या करेंगे, जो भी ग़िज़ा इसके बाहर है यानी जो सादा ग़िज़ा है उसको वो क्या कर लेंगे, जज्ब कर लेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे, उसका इंजज़ाब हो जाएगा और वो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो अब आखिर में क्या हो रहा है, आखिर में हमने कहा कि डायपेप्टाइड्स, आगे क्या बचा, यानी प्रोटीन के ऊपर अटैक हुआ, जो प्रोटीन था उस प्रोटीन के ऊपर ब्रेकडाउन हुआ, प्रोटीन के जरिए प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स, है ना, ये बने और इनके ऊपर ब्रेकडाउन होके क्या बना था, डायपेप्टाइड्स। ये डायपेप्टाइड्स का आगे चल के क्या बनेगा, अमीनो एसिड। आगे चल के इसका क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड सादा ग़िज़ा है, आगे ये किसमें मिक्स हो जाएंगी, ब्लड में। ठीक है, तो ये डायपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, डायपेप्टाइडेज। ये बहुत ही अहम है, आपको याद रखना है कि डायपेप्टाइड्स का कन्वर्जन कौन सा खामरा कर रहा है, डायपेप्टाइडेज। इसी तरह से जो शुगर थी, उस शुगर में हमने कहा कि स्टार्च का कन्वर्जन किसमें हुआ, माल्टोज में, और माल्टोज का कन्वर्जन किसमें हुआ, ग्लूकोज में और माल्टेज में। सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको याद रखिए कि जो माल्टोज शुगर है उस माल्टोज का कन्वर्जन किसमें होगा, माल्टोज का कन्वर्जन हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, किसमें हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है, माल्टोज, और माल्टोज के ब्रेकडाउन होने से आपको क्या मिलेंगे, 2 ग्लूकोज। बट ये काम कौन कर रहा है, ये काम एक एंजाइम कर रहा है, खामरा कर रहा है, जिसको क्या कहा जाता है, माल्टेज। क्या कहा जाता है, माल्टेज। इसी तरह से लैक्टोज, ये जो लैक्टोज है ये कहाँ पर है, ये दूध में मिलने वाली शक्कर है, दूध में मिलने वाली शुगर है। तो ये लैक्टोज के ऊपर अटैक कौन करेगा, लैक्टोजेस। कौन करेगा, लैक्टेज। कौन सा एंजाइम करेगा, लैक्टेज। ये लैक्टेज क्या करेगा, इस लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। किसमें करेगा, ग्लूकोज में और
गैलेक्टोज में। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज आगे चल के कहां पर मिक्स हो जाएंगी? ब्लड में, और ब्लड से ये पूरे बॉडी को क्या किया जाएगा? फिर सप्लाई किया जाएगा। इसी तरह से सुक्रोज, सुक्रोज ये किसमें मिलती है? गन्ने में। जो गन्ने की शुगर होती है उसमें हमको अक्सर सुक्रोज मिलती है। तो ये सुक्रोज का ऊपर अटैक कौन करेगा? सुक्रेज। कौन सा एंजाइम करेगा इसके ऊपर अटैक? सुक्रेज। और सुक्रेज इसको किसमें ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वापस दोबारा कहाँ मिक्स हो जाएंगी? ब्लड में, और ब्लड से ये पूरे बॉडी को सप्लाई होगा। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स, यानी अभी जो हमने डीएनए आरएनए पढ़े, तो डीएनए है या आरएनए है, डीएनए है या आरएनए है, उनका ब्रेकडाउन होकर क्या बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा आगे चल के? न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनाने का काम कौन कर रहा है? न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। और न्यूक्लियोसाइड से तो ये कौन कर रहा है? न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। और उसके बाद आपको क्या मिलेंगी? शुगर मिलेंगी, और क्या मिलेंगे? बेसेस। क्या मिलेंगे यहाँ पर आपको? बेसेस मिलेंगे। और यहाँ क्या मिलेंगे आपको? शुगर मिलेगी, 5 कार्बन की शुगर। और आगे चल के ये फिर कहाँ मिक्स हो जाएंगे? ब्लड में, और ब्लड इनको कहाँ पहुंचा देगा? पूरे बॉडी के अंदर। इसी तरह से जो हमारे लिपिड है या जो चर्बी है, वो चर्बी का ब्रेकडाउन किसमें होगा? डाई और मोनो ग्लिसराइड्स में। और उसके ऊपर अटैक कौन करेगा? उसके ऊपर अटैक करेगा लाइपेज। कौन करेगा? लाइपेज। एक और एंजाइम है, वही इसके ऊपर अटैक करेगा, लाइपेज। उसको वो ब्रेक डाउन करेगा ग्लिसरॉल में, और उसको वो ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड में। ये दोनों भी कहाँ मिक्स हो जाएंगे? ब्लड में। और ब्लड इनको कहाँ पर लेके चले जाएगा? पूरी बॉडी के अंदर, पूरे जिस्म के अंदर लेकर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा सादा, यानी ये हमारे ग़िज़ा की सादा शक्ल है, जो पूरे जिस्म के अंदर अलग अलग जगह पहुंचाई जाएंगी जहां जहां पर इनकी जरूरत होती है। इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर इस ग़िज़ा का हाजमा होता है, और उसका क्या होता है? इंतज़ाब होता है। तो ये बहुत अहम है, इसको याद रखिए। इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स को आपको याद रखना है। नाउ बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो आंत है हमारी, यानी जो इंटेस्टाइन है, जो आंत की म्यूकोजा है, उससे निकलने वाले एंटेरोकाइनेस खामरे, कौन से खामरे हैं? एंटेरोकाइनेस खामरे। फिर ट्रिप्सिनोजन, और ये एक्टिव, यानी हमारे बॉडी में क्या होते हैं? एंटेरोकाइनेस खामरे होते हैं, जो क्या करते हैं? ट्रिप्सिनोजन, यानी हमने जो, और ये एक्टिव ट्रिप्सिन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एक्टिव ट्रिप्सिन। नतीजतन पैनक्रियाटिक रस के दिगर खामरों को अमल अंगेज कराते हैं। यानी हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो हमने अभी तक बात की कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये होता है कि पैनक्रियाटिक रस निकलता है, और ये जो पैनक्रियाटिक रस निकलता है उसमें एक एंजाइम है जिसको हमने कहा था ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन पहले क्या होता है? ये होता है इनएक्टिव, जिसको कहा जाता है ट्रिप्सिनोजन। क्या होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्सिनोजन। बाद में जब ये एक्टिव होता है तो ये क्या बनाता है? ट्रिप्सिन। और जब ये ट्रिप्सिन हमारे बॉडी में बनता है तो हमारे बॉडी के अंदर फिर आगे जो भी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, जितने भी एंजाइम्स है जो हमने पहले पढ़े, वो सारे एक्टिव होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव रहता है, जैसे ही वो ट्रिप्सिन बनेगा, एक्टिव फॉर्म बनेगा, वहां से सारे रिएक्शंस हमारे बॉडी में चालू हो जाएंगे। फिर डिओडिनम में इफराज होने वाले पित्त, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? बाइल पिगमेंट। तो यहाँ एक और चीज याद रखना है कि डिओडिनम के अंदर जो सिक्रीशन हो रहा है, जो इफराज हो रहा है, जिसको हम पित्त कह रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में बाइल पिगमेंट्स कहते हैं, तो ये पित्त के अंदर जो बाइल पिगमेंट है वो दो तरह के, एक है जिसको कहा जाता है बिलिरुबिन, और दूसरा पिगमेंट है जिसको कहा जाता है बिलिविरिडीन। एक पिगमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? बिलिरुबिन, और दूसरा पिगमेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है? बिलिविरिडीन। और तीसरा उस पित्त के अंदर या उस बाइल के अंदर क्या होता है? वो होता है बाइल सॉल्ट। क्या होता है? बाइल सॉल्ट। उसी तरह उसके अंदर होता है कोलेस्टेरॉल। क्या होता है उसके अंदर? कोलेस्टेरॉल। और इसके अंदर होता है फॉस्फोलिपिड। तो जो पित्त है, जो बाइल है, उस बाइल के अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कौन कौन है? बिलिरुबिन और बिलिविरिडीन। दूसरा होता है बाइल सॉल्ट,
तीसरा होता है कोलेस्टेरॉल और चौथा होता है फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको आपको याद रखना है कि जो बाइल होता है या जो बाइल एसिड होता है, जो लीवर से प्रोड्यूस होने वाला जो सिक्रीशन है जिसको हम बाइल कह रहे हैं, वो किसका किसका मिक्सचर होता है? वो मिक्सचर होता है बाइल पिगमेंट का, वो मिक्सचर होता है बाइल सॉल्ट का, वो मिक्सचर होता है कोलेस्टेरॉल का, और वो मिक्सचर होता है फॉस्फोलिपिड का। लेकिन इन सब के बावजूद इनमें कोई खामेरा नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली ये सवाल पूछा गया कि जो बाइल है उस बाइल के अंदर क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, उसके अंदर क्या नहीं होता है? खामरे नहीं होते, उसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते। ये बहुत अहम है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आपको एक नोट बनाना है, कंपोजिशन ऑफ पित्त, पित्त के मुरक्कबात, ये आपको एक हेडिंग बनाना है और उसमें लिखना है कि उसमें क्या होता है। उसमें बाइल पिगमेंट होता है, उसमें बाइल सॉल्ट होता है, उसमें कोलेस्टेरॉल होता है, उसमें फॉस्फोलिपिड होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता ये आपको लिखना है और इसको एक बॉक्स में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किया जा चुका है ना। ये जो पित्त है यानी ये जो बाइल है, पित्त को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बाइल। तो जो पित्त है ये चर्बी के इमल्सिफिकेशन, क्या बोला जाता है? इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसको देखिए कि ये है ऑयल, ये है चर्बी, ये क्या है? चर्बी है। लेकिन ये चर्बी बहुत बड़ी है, ये चर्बी बहुत बड़ी है। अब इस चर्बी को हजम करना है तो क्या होगा? इस चर्बी को क्या कर दो? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप डिवाइड कर देंगे इस चर्बी को तो ये चर्बी आसानी से क्या हो जाएंगी? हजम हो जाएगी। लेकिन इसको डिवाइड करेगा कौन? तो इसको डिवाइड करने का काम कौन करता है? बाइल। इसको डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है? पित्त। जब पित्त क्या करेगा? पित्त इसको एक छोटा हिस्सा ये बना देगा, दूसरा छोटा हिस्सा ये बना देगा, तीसरा छोटा, इस तरह से पित्त इसको क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके इस तरह से सेपरेट कर देता है और इन सब को एक दूसरे से वो क्या करता है? अलग करके रखता है। यही अलग करके रखने के अमल को यानी फैट को या चर्बी के छोटे छोटे टुकड़े करने को, उनके छोटे छोटे जर्रात बना के उनको एक दूसरे से अलग करके रखने का ये जो अमल है, इस अमल को कहा जाता है इम्यूल्सिफिकेशन। क्या कहा जाता है इस अमल को? इम्यूल्सिफिकेशन। तो जितने भी चर्बी के छोटे छोटे जर्रात है, चर्बी के जितने भी मॉलिक्यूल है, उनको एक दूसरे से अलग करने का जो अमल है, उनको एक दूसरे से अलग करके रखने का जो अमल है, उसको कहा जाता है इम्यूल्सिफिकेशन। तो यहाँ याद रखना कि पित्त क्या करता है? चर्बी के इम्यूल्सिफिकेशन में मदद करता है और उनको बहुत छोटे छोटे जर्रात, जिनको क्या कहा जाता है? माइसेल्स, उनको तोड़ देता है। यानी ये जो छोटे छोटे जर्रात है उसको क्या कहा जाता है? उनको वो छोटे छोटे माइसेल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये माइसेल्स का मतलब क्या है? ये मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम ऐड की। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइसेल्स। क्या कहा जाता है इसको? माइसेल्स। तो माइसेल्स क्या है? तो ये लिपिड मॉलिक्यूल है और इस लिपिड के सराउंडिंग में क्या है? बाइल। क्या है? बाइल। तो जब ये जो बाइल है, या ये कहेंगे हम कि यहाँ पर इस लिपिड के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से घेर लेने के बाद जो स्ट्रक्चर, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जो गेंद की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको क्या कहते हैं? माइसेल। ये माइसेल बना के आसानी से क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन होता है। माइसेल्स बनाने के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में क्या होती है? आसानी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है, वो क्या है कि चर्बी का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत आसान नहीं है। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पहले क्या किया करना पड़ता है? इम्यूल्सिफिकेशन। और इम्यूल्सिफिकेशन में क्या करना पड़ता है? उसको माइसेल्स में, छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब्दील करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको ब्लड में क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। एग्जाम में इस पर सवाल किया जाता है, इसको याद रखिए ना। ये जो बाइल है, बाइल लाइपेस को भी अमल अंगेज करता है। यानी ये जो बाइल है, ये जो बाइल है, ये जो बाइल एसिड है, ये लाइपेज इंजाइम, किसको? लाइपेज इंजाइम को भी अमल अंगेज करता है, यानी उसको फाल बनाता है, उसको एक्टिवेट करता है, उसको काम करने लगाता है। यानी जब चर्बी का ब्रेकडाउन होगा तो चर्बी के ब्रेकडाउन में जहां पर बाइल इम्यूल्सिफिकेशन कर रहा है, साथ ही साथ वो लाइपेज की भी मदद लेगा
और लाइपेज चर्बी को छोटे छोटे हिस्सों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारी लाइपेज एंजाइम है, ये लाइपेज एंजाइम ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है, उससे ये उसकी क्या कर रहा है, मदद ले रहा है। इसको तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को आपको याद रखना है ना। बच्चों मैंने यहाँ पर है ना एक डायग्राम ऐड किया ताकि मैं आपको कुछ बातें बता सकूं। उसमें जो अहम है वो क्या है कि ये जो लीवर है हमारा, ये लीवर है, ये लीवर जो है ये बाइल बनाता है, यानी बाइल मेड इन लीवर। लीवर के अंदर क्या बनता है, बाइल बनता है। लेकिन ये बाइल का जो स्टोर है, इसको जमा करके रखने का काम कहाँ पर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर है और ये गॉल ब्लैडर के अंदर क्या आ रही है, ये लीवर से। तो याद होगा अगर आपको, तो मैंने ये बताया था कि ये हेपेटिक डक्ट है। ये हेपेटिक डक्ट जाके, एक हेपेटिक डक्ट जाके कहाँ, इसके साथ अंदर ओपन हो रही है, गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है, इसको मैंने बताया था सिस्टिक डक्ट, अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो यहाँ से जो भी बाइल बनेगा यहाँ लीवर से, वो सब का सब कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में। और जब भी उसको जरूरत होगी तो गॉल ब्लैडर से निकल कर वो जाएगा डिओडिनम में। ठीक है, इसको याद रखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। दूसरी चीज कि ये क्या करता है, ये मदद कहाँ पर करता है, ये हेल्प क्या करता है, या इसका फंक्शन क्या है, ये काम कहाँ करता है। तो एक काम ये करता है डाइजेशन में, दूसरा ये काम करता है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में भी किसका एब्जॉर्प्शन, स्पेशली फैट का, क्योंकि नॉर्मली जो फैट होता है इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, तो उसको सोल्यूबल करने के लिए बाइल का काम है। तो फैट को सोल्यूबल करना, फैट को पिघलाना, ये काम किसका है, बाइल का, पित्त का। ठीक है ना। ये बाइल का क्या करता है, ये इम्यूसिफाई करता है और उसको क्या करता है, सोल्यूबलाइज करता है। इसी तरह से एक और चीज, ये एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। हम आगे जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, जब हमारे बॉडी के अंदर से अमल इस्तिखराज कैसा होता है, अमल इस्तिखराज का निज़ाम कैसा होता है, उस वक्त भी हम बाइल को पढ़ेंगे। फिर लास्ट इसमें कंपोजिशन, बाइल का कंपोजिशन क्या है, जो मैंने पहले आपको बताया कि आपको पित्त का या बाइल का कंपोजिशन एक अलग से पेज पर, एक वर्क पर लिखना है और उसको चिपका के रखना है। उसमें पहला होता है बाइल सॉल्ट, उसके बाद होता है फॉस्फोलिपिड, एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बाइल पिगमेंट। ये जो बाइल पिगमेंट है उसमें एक है बिलिरुबिन और एक है बिलबिरिडीन। लेकिन ये कैसे होते हैं, इन्हें स्मॉल परसेंटेज, कम क्वांटिटी में होते हैं। तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, यानी जिसको हम पाखाना कहते हैं, जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जिसको फीकल मटेरियल हम कहते हैं, वो येलो कलर का होता है। येलो कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट, कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट। ये जो बाइल पिगमेंट है ये क्या है, कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो जो हमारा पाखाना होता है, जो येलो कलर का होता है, जो पीले कलर का होता है, उसकी वजह कौन है, उसकी वजह बिलिरुबिन है। ठीक है, इसको याद रखिए। मैं एक और जगह पे इस बिलिरुबिन को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है ना। अब एक और चीज याद रखना है आपको कि जो छोटी आंत है, हमने जो बात की अभी, तो छोटी आंत की जो म्यूकोजा एपिथेलियम है, छोटी आंत, क्योंकि सारा जो इंजेज़ाब का फाइनल अमल होने वाला है, जो आखिरी अमल होने वाला है, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में होने वाला है। तो इस छोटी आंत की म्यूकोजाल एपिथेलियम में गॉबलेट खलिए होते हैं। क्या होते हैं, गॉबलेट खलिए या गॉबलेट सेल होते हैं, जो म्यूकस का इफराज करते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि छोटी आंत के अंदर अगर म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है म्यूकोजाल एपिथेलियम लेयर में, तो वो किसकी मदद से हो रहा है, गॉबलेट सेल। और म्यूकोजा, ये जो है म्यूकोजा की ब्रश बॉर्डर खलिए, म्यूकोजा के पास जो खलिए होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पास ब्रश बॉर्डर खलिया होता है। उसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होती है, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर मतलब इस तरह से, ब्रश की तरह जो हेयर होते हैं उस तरह से के इफराज गॉबलेट खलियों के इफराज के साथ मिलकर आंतरस यानी सक्कस इंटेरिका, जो आंतरस हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, जिसको हम आंतरस आंतरस करें, उस आंतरस का एक और नाम है, वो क्या है, सक्कस इंटेरिकस। इसको याद रखिए आप, बहुत अहम है इसको, सक्कस इंटेरिकस। वो जो आंतरस जिसको हमने लास्ट लेक्चर में हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो आंतरस क्या है बेसिकली, उसको दूसरा नाम क्या है, सक्कस इंटेरिकस। तो ये सक्कस इंटेरिकस बनता कैसे है, तो म्यूकोसा की जो ब्रश बॉर्डर खलिए है उसका इफराज और गॉबलेट खलियों के इफराज, यानी दो इफराज है यहाँ पर, दो सिक्रीशन है। एक सिक्रीशन वो है जो म्यूकोजा सेल से हो रहा है, प्लस एक इफराज जो है वो गॉबलेट सेल से हो रहा है।
ये दोनों मिलके एक जूस बना रहे हैं। उस जूस का नाम क्या है? उस जूस का नाम है इंटेस्टाइनल जूस, या उस इंटेस्टाइनल जूस को हम क्या कहते हैं? आंत रस। तो ये बहुत अहम है, इसको याद रखिए। अभी तक जिस रस की हम बात करते आए, ये रस कहाँ से बनता है? ये म्यूकस सेल से और गॉबलेट सेल के मिलने से बनता है। और इस आंत रस का एक और नाम क्या है? एक और नाम है सक्कस एंटेरिकस। क्या नाम है? सक्कस एंटेरिकस। ये जो रस है, ये मुख्तलिफ किस्म के खामरे, जैसे हमने वहां पर अभी पढ़े, कौन कौन से खामरे पढ़े? हमने वहां पढ़े डाइसेकेराइडेस, हमने वहां पढ़े डाइपेप्टाइडेस, हमने वहां पढ़े डाइग्लिसराइड्स, हमने वहां पढ़े न्यूक्लियोसाइडेस, न्यूक्लियोटाइडेस वगैरह वगैरह। तो ये बहुत अहम चीज है, इसको आपको याद रखना है। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सिर्फ इतना याद रखना है कि ये बनता कैसे है। तो ये बनता है ब्रश बॉर्डर के और गॉबलेट सेल के इफराज से। म्यूकस पैनक्रियास, म्यूकस पैनक्रियास से निकलने वाले बाइकार्बोनेट, ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस पैनक्रियास यानी जो ग्लैंड है, गुदूद है, उससे निकलने वाले बाइकार्बोनेट्स से मिलकर आंत की जो झिल्ली है उसको तेजाब से महफूज रखता है। ये बहुत अहम है, इसको याद रखिए। जिस तरह से हमने स्टार्च की केस में, स्टमक की केस में हमने कहा था कि स्टमक की वॉल को एसिडिक कंडीशन से बचाने के लिए वहां पर म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट मिक्स होते हैं और वहां पर तेजाब से उस स्टमक की वॉल को बचाते हैं। इसी तरह से इंटेस्टाइन के अंदर भी म्यूकस और पेनक्रियास, म्यूकस और पेनक्रियास, तो म्यूकस तो निकल रही है म्यूकोजल लेयर से, प्लस पेनक्रियास से निकलने वाला कौन है? बाइकार्बोनेट। वो दोनों मिलते हैं और उसको तेजाब से क्या करते हैं? महफूज रखते हैं। और एक खलवी मीडियम, या एक खलवी मीडियम मतलब जिसका पीएच क्या है? 7.8 भी फराहम करते हैं। यानी खलवी मीडियम का मतलब क्या हुआ? असासी, जो यहाँ मौजूद खामरे की कारकर्दगी के लिए क्या है? जरूरी है। इसको याद रखिए कि इंटेस्टाइन का जो पीएच है, ये बहुत अहम है, इसको याद रखिए कि जो इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन के अंदर जो पीएच है, वो पीएच कितना होता है? वो होता है 7.8। कितना होता है? 7.8। अगर ये 7.8 नहीं रहेगा तो क्या होगा? जितने भी एंजाइम सक्कस इंटेरिकस के अंदर है वो काम नहीं करेंगे, और सक्कस इंटेरिकस के अंदर जो एंजाइम मौजूद है अगर वो काम नहीं करेंगे तो जो काइम है जिसका आगे जाके और ब्रेक डाउन होना है, जो फूड मटेरियल है जिसका आगे ब्रेक डाउन होना है, वो नहीं होगा। तो ये बहुत अहम है कि इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.8। सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा गुदूद, सब जो म्यूकोजा है उसके अंदर क्या होता है? गुदूद, जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, भी इस अमल में मदद करते हैं। जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो भी इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब डाइजेशन होगा तो उस डाइजेशन में क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि छोटी आंत का स्पेशली डिओडिनम वाला जो हिस्सा है उसके अंदर डाइजेशन की हर एक्टिविटी परफॉर्म होती है, हर एक्टिविटी वहां पर अंजाम दी जाती है। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर 3 कॉलम बना देंगे, कॉलम के अंदर एक जगह आप लिखिए स्टमक, एक जगह आंत लिखिए, एक जगह माउथ लिखिए, और कहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है, अगर आप इस तरह से कॉलम बना देंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। एंजाइम्स कहाँ कहाँ पर कौन से हैं उनकी लिस्ट बनाइए तो आपको ये हमेशा हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है ना? ये ऊपर दिए गए हयाती कला सालमात, यानी जितने भी बायोमोलिक्यूल्स थे, हयाती कला सालमात मतलब बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए, तो डिओडिनम में उन सबको क्या करते हैं? टूटते हैं। जो छोटी आंत का एक हिस्सा है, डिओडिनम ये सिर्फ छोटी आंत का एक हिस्सा, यानी स्टमक से भी सिर्फ खाना आखिर कहाँ रुका हुआ है? डिओडिनम में। और डिओडिनम में इतने सारे काम हो रहे हैं। कभी आपने खाना खाते सोचा है क्या कि अल्लाह ताला ने आपका जिस्म कैसा बनाया है? आपको अगर ऐसा रहता कि आपको हर जगह पे डिसीजन लेना होता कि अब मेरे बॉडी के अंदर खाना हजम होगा तो क्या होता? आप सोचिए। तो ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है और ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो डिओडिनम के अंदर ये पूरी रिएक्शन हो रही है जो कि अभी एक छोटा सा हिस्सा है हमारी आंत का। फिर इस तरह बनी सादी अशिया, यानी अब ये ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगी? छोटी छोटी अशिया बन गई जो छोटी आंत के फिर कहाँ पर जाएंगी? जेजोनम में जाएंगी, फिर इलियम के अंदर जाएंगी और उनके हल्कों में क्या हो जाती है?
जज्ब होती है, यानी जेजुनम में और इलियम के अंदर जो भी ग़िज़ा है उन सबको क्या कर दिया जाएगा, हजम कर दिया जाएगा। लेकिन जो गैर हजम शुदा और गैर जज्ब अशिया, अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्बेबल, अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्बेबल अब अशिया बड़ी आंत में चली जाती है, यानी अब जो भी अशिया बच गई पीछे, जिसका कोई डाइजेशन नहीं हुआ, जिसको कोई हजम नहीं कर सका, अब उस ग़िज़ा को कहाँ पर पहुंचा देंगे, बड़ी आंत के अंदर। तो अब तक जो बातें हमने कही वो सारी की सारी किससे मुताल्लिक थी, छोटी आंत से मुताल्लिक थी। तो हमने इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें स्टमक की बात की है, आज के लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की है। इसी लेक्चर के अंदर अब हम आगे बात करने वाले हैं बड़ी आंत, जिसके अंदर सिर्फ 3 बातें आपको याद रखना है कि जो बड़ी आंत है हमारी, बड़ी आंत में हजम से मुतालिक कोई अहम अमल वाक़ नहीं होता। ये बहुत अहम चीज़ है, याद रखिए कि जो डाइजेशन का अमल है वो सिर्फ वहां तक है। अब यहाँ पर कोई भी डाइजेशन का अमल नहीं होगा, बड़ी आंत में कोई भी डाइजेशन का अमल नहीं होता। लेकिन बड़ी आंत के 3 अहम काम है। पहला काम क्या है, पहला काम है पानी, मादनी अशिया और मखसूस अद्वियात का इंतज़ाम। आपने जो भी पानी पिए उस पानी को आपके बॉडी के अंदर वापस रीस्टोर करने में कौन मदद करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। मादनी अशिया जितने भी मिनरल्स है उन सब को जमा करके रखना, जो मतलब ये हो रहा है कि आपके बॉडी के अंदर हाजमा हुआ, अब जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्बेबल मटेरियल के साथ कुछ बहुत अच्छी चीजें भी चले गई, तो उनको वापस एब्जॉर्ब कर लेना, उनको वापस निकालने का काम कौन करता है, बड़ी आंत करती है। इसी तरह से अद्वियात, जो भी दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं उन दवाओं को हमारे जिस्म से अगर वो निकल रही है अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ अगर मिक्स हो गई, तो वहां से निकालने का काम भी कौन करती है, बड़ी आंत करती है। फिर बड़ी आंत के अंदर एक और काम होता है, वो क्या होता है कि जो म्यूकस है, बड़ी आंत के अंदर जो म्यूकोजा लेयर है वो क्या म्यूकस का इफराज करेंगी, जो गैर हजम शुदा या काबिल इखराज अशिया को इकट्ठा रखने में, यानी जितने भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल उनको जोड़ के रखने में और उनको बाहर निकलने में क्या करती है, मदद फराहम करती है। यानी जो पाखाने की शक्ल में जितनी भी अशिया है जो अनडाइजेस्टेड है, गैर हजम शुदा है और जिनको बॉडी से जरूर बाहर चले जाना चाहिए, उनको एक जगह लाके जमा करने का काम कौन करता है, म्यूकस। ये म्यूकस भी कहाँ से सीक्रेट हो रही है, बड़ी आंत से। फिर एक और काम है कि जो गैर हजम शुदा और गैर जज्ब शुदा अशिया है पाखाने की, यानी फीकल फॉर्म में शक्ल में रैक्टम, यानी जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी इंटेस्टाइन है, उसका जो आखिरी पार्ट है जिसको हम रैक्टम कहते हैं, उसमें तब तक जमा करके रखती है जब तक इनका इखराज अमल में नहीं आता। इसका मतलब हम इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट एक्सक्रीशन में, यानी जब हम अमल इस्तिखराज पढ़ेंगे वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि जो बड़ी आंत है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के अंदर हमने कहा था कि 3 बड़े पार्ट होते हैं, एक होता है कोलॉन, एक होता है रेक्टम और होता है एनस। तो ये जो कोलॉन है, कोलॉन के अंदर 3 पार्ट है, एक है असेंडिंग, एक है ट्रांसवर्स, एक है डिसेंडिंग। तो ये है असेंडिंग जिसमें फूड मटेरियल ऊपर जाएगा। ये असेंडिंग नाम क्यों पड़ा, असेंडिंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर अटैच है। अब जो भी फूड मटेरियल यहाँ पर इंटर होगा वो ऊपर भेजा जाएगा, इसलिए इसको बोला था असेंडिंग। फिर ऊपर जाने के बाद उसको इस जगह से इस जगह पर भेजा जाएगा, इसलिए इसको क्या बुलाया जाता है, ट्रांसफर। फिर वापस इस फूड मटेरियल को क्या करेंगे, नीचे भेजेंगे, जिसकी वजह से नीचे भेजने की वजह से इसका नाम क्या बन गया, डिसेंडिंग कोलॉन। फिर आगे एक और कोलॉन है जहां पर जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको थोड़ी देर के लिए और रोका जाता है, उसको कहा जाता है सिग्मॉइड कोलॉन। आगे चल के फिर इसको कहां पर भेजा जाता है, रैक्टम में। रैक्टम में ये स्टोर करके रखा जाता है जब तक के उसको खारिज करना ना हो, जब तक कि उसको बॉडी से बाहर भेजना ना हो, और फिर लास्ट में एनस। तो इस तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर पूरा मैकेनिज्म अमल में आता है। उम्मीद है कि ये पूरा जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा।
अभी भी अगर इसमें कोई डाउट है, कोई इश्काल है, कोई सवाल अगर आपको पूछना है, आपने अगर नीट की जो एनसीईआरटी के अलावा जो और पब्लिकेशंस की बुक है, वहाँ पर अगर आप सवालात पढ़ रहे हैं, वहाँ पर अगर आप क्वेश्चन आंसर हल कर रहे हैं, वहाँ पर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पर हर जगह पर मुझको सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके जवाब दूंगा। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।